नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पांडे में आपका स्वागत है। मैं विनय पांडे आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो एक और संगठन के बारे में जो चर्चा करूंगा वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के बारे में। पहले तो हम सार्क का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी सार्क का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो जो इसका फुल फॉर्म है तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक। अब हम थोड़ा सा दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसके बारे में कि जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है इसकी प्रासंगिकता क्या है और भारत के संदर्भ में और जो दक्षिण एशिया के राष्ट्र हैं उनको लेकर इस संगठन की क्या प्रासंगिकता है। दोस्तों, अगर हाल ही में आपने देखा होगा, जैसा कि चर्चा में था कि जो सार्क है इसकी अभी जो मीटिंग थी वो भारत में 17 फरवरी को आयोजित की गई थी। इससे पहले जो सार्क है इसके जो मेंबर हैं, कोरोना, चूंकि आपने देखा था एक जो बीमारी है कोरोना महामारी, ये पूरे विश्व को काफी नुकसान पहुंचाया है और इस बीमारी से लड़ने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी मीटिंग बुलाई और उसमें इन्होंने इस बीमारी से लड़ने के लिए विचार विमर्श किया और जिसके बाद भारत ने इस पर $10 मिलियन का एक आपातकालीन जो कोष की स्थापना हुई थी उसमें भारत ने योगदान दिया $10 मिलियन की। और जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई है इसकी 17 फरवरी 2021 में, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था। अब दोस्तों इसकी हम पृष्ठभूमि जानने का प्रयास करते हैं। ये तो थोड़ा सा करंट का विषय था। और जो सार्क है दोस्तों, इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 18वीं बैठक थी। वो कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये नेपाल में आयोजित की गई थी और लगभग 2016 के आसपास। थोड़ा सा ईयर में दोस्तों मुझे कंफ्यूजन है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये हुई करंट की बातें और अब हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई और भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता क्या है। इन सब चीजों के बारे में मैं एक एक चीजों के बारे में डिस्कशन करता हूँ। स्थापना की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में एक चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। अर्थात जो इसकी स्थापना है वो बांग्लादेश के ढाका में की गई थी, चूंकि ढाका बांग्लादेश में है। और 1985 में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का जो विचार था ये सर्वप्रथम 1980 में सामने आया था। अर्थात जो अपना सार्क है, जो इसको एक संगठन का आधार प्रदान किया गया, वो सबसे पहले इसको लेकर एक जो चर्चा हुई थी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच में, वो 1980 में हुई थी। और इसी के आधार पर हमने देखा कि एक संगठन के रूप में 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगर मैं दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन में जो संस्थापक राष्ट्र हैं इनकी अगर मैं बात करता हूं, तो उनमें से जो राष्ट्र हैं वो प्रमुख रूप से बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के जो विदेश सचिव हैं इनके आपस में परामर्श करने के बाद इनकी जो पहली मुलाकात हुई थी 1981 में कोलंबिया में हुई थी। जो इसके संस्थापक राष्ट्र हैं ये जो मैंने अभी जिन नामों का जिक्र किया ये इसके संस्थापक हैं। और इससे पहले इस संगठन को जो आधार प्रदान किया गया था वो कोलंबिया में एक मीटिंग हुई थी 1981 में। उसके बाद इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो आया था। लेकिन दोस्तों जो अगर मैं इसके एक नवीन राष्ट्र की बात करूं कि एक और राष्ट्र इसमें कब जुड़ा, वो था अफगानिस्तान 2005 में। और जो सार्क है इसकी जो 13वीं वार्षिक बैठक थी उस पर अफगानिस्तान को इसकी सदस्यता प्रदान की गई थी।
अगर मुख्यालय और सचिवालय की मैं बात करूं तो जो इसका मुख्यालय और सचिवालय दोनों ही नेपाल के काठमांडू में हैं। अगर सिद्धांत की मैं बात करता हूं तो जो सिद्धांत है, तो सिद्धांत दोस्तों इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप इसमें एक नजर थोड़ा सा मार लीजिएगा। संप्रभुता, संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता व अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। मतलब सीधी सी बात है, जो सार्क है, सार्क का सीधा सा कहना है कि जो किसी भी राष्ट्र के जो आंतरिक मामले हैं उस पे आप हस्तक्षेप मत करिए। जैसा कि आप देखते हैं सार्क का एक मेंबर है पाकिस्तान, जो कि हमारा पड़ोसी भी है, वो भारत की आंतरिक मामलों में दोस्तों जम्मू कश्मीर के संदर्भ में और भारतीय मुसलमानों के संदर्भ में कई बार चीजों को उठाता रहता है और बेफजूल की जो बयानबाजी है वो करता रहता है, जिसका भारत के मामलों से पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं है। इसके बाद भी वो भारत के आंतरिक मामलों को उठाता रहता है। हालांकि वैश्विक पटल पर उसके द्वारा जो कही हुई बातें हैं उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जिसकी वो उम्मीद करता है। इवन जो ओआईसी के मेंबर हैं वो भी पाकिस्तान का इस मुद्दे पर समर्थन नहीं करते। अब हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो जो क्षेत्रीय सहयोग व द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प है, जो ना होकर बल्कि उसका एक पूरक होता है। जो क्षेत्रीय सहयोग होता है ये कोई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग नहीं होता, बल्कि ये एक क्षेत्रीय सहयोग होता है। अर्थात जो सार्क है, सार्क किसी दो राष्ट्रों के बीच नहीं बल्कि दो से ज्यादा राष्ट्रों के बीच की बातें नहीं, बल्कि एक क्षेत्रीय सहयोग, अर्थात दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र हैं वो आपस में सहयोग करेंगे और कोई ऐसी समस्या आती है या कोई ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां निर्मित होती है तो उस परिस्थिति से कैसे निकलना है। जैसे हाल में आपने देखा था दोस्तों की कोरोना महामारी आई और भारतीय प्रधानमंत्री ने एक कोरोना महामारी को लेकर एक मीटिंग बुलाई और सार्क के जिसमें सभी सदस्य देश थे और भारत ने अपनी तरफ से $10 मिलियन का जो योगदान दिया। तो आप इस सिद्धांत और इस संगठन की प्रासंगिकता को समझ सकते हैं यहाँ से, जो चीजें भारत ने किया है। और ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं सार्क के टोटल कितने सदस्य देश हैं, आप इसको मैप में देखिएगा। चूंकि मैप में अगर कोई चीजें हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने है कि जो इसके मेंबर हैं, अफगानिस्तान जो कि सबसे नवीनतम राष्ट्र है और 13वें वार्षिक सम्मेलन में इसको सदस्यता प्रदान की गई थी अफगानिस्तान को। बाकी जो संस्थापक राष्ट्र हैं, हम अगर बात करते हैं जिनकी स्थापना 1985 में सार्क की हुई थी, और उन राष्ट्रों की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इनको आप मैप में देख लीजिएगा। ये जो सार्क है भारत सहित इसके संस्थापक राष्ट्र है। और अगर चूंकि सार्क में 9 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी शामिल हैं, तो अगर मैं 9 पर्यवेक्षक राष्ट्रों की बात करूं कि कौन कौन है, चूंकि कई बार आपसे ये पूछ लेगा इनमें से कौन सार्क का संस्थापक सदस्य है या नहीं है, तो जो मैंने इससे पहले की स्लाइड आपको शो की थी उसमें आपको बहुत अच्छे से देखना है। और ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार नजर तो इसमें रखिए। कई बार पूछ भी सकता है किसी वनडे एग्जाम में कि कुछ पर्यवेक्षक राष्ट्रों का नाम दे दे और पूछ ले कि कौन सा इसमें पर्यवेक्षक मेंबर है या नहीं है, या ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन की कौन सा सार्क का संस्थापक सदस्य है, उनमें से 2-3 नाम पर्यवेक्षक राष्ट्रों के डाल दे। तो एक बार आप देखे रहेंगे तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो मैं एक बार रीड कर देता हूं। ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, यूरोपियन यूनियन है, ईरान है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मॉरिशस है, म्यांमार है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अब इसका कार्य अगर हम बात करें, सार्क के क्या कार्य है, दरअसल सार्क के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं और दोस्तों ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 5 नंबर में या
3 नंबर में टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है किसी एग्जाम में कि सार्क और के बारे में और सार्क के क्या कार्य हैं और भारत और सार्क का क्या संदर्भ है और इसके महत्व क्या है भारत के संदर्भ में और इसकी चुनौतियां और इसकी प्रासंगिकता को लेकर क्वेश्चन बन सकता है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि दोस्तों ये लगातार साल भर चर्चा में बना रहा है इस साल, क्योंकि इसकी मीटिंग हुई है और भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में चूंकि इस दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं सार्क की जो मीटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। जैसा कि आपने देखा कि 2016 के बाद में जो मीटिंग पाकिस्तान में होने वाली थी भारत ने उसका बहिष्कार किया था क्योंकि भारत में कुछ आतंकवादी गतिविधियां हुई थी जिसके कारण भारत ने उस बैठक में भाग नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं इस संगठन की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठते हैं कि जिस तरीके से संगठन को कार्य करना चाहिए वैसे ये संगठन कार्य नहीं कर पा रहा है। तो अब हम इसके कार्य देखते हैं। मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा और बायो टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर कोई मान लीजिए मुद्दा है तो उस पर यह कार्य करता है। आर्थिक, व्यापार और वित्त से संबंधित, सामाजिक मुद्दे जैसे आपका गरीबी उन्मूलन से संबंधित, महिलाओं से संबंधित और जैसे मान लीजिए कोई शरणार्थी उससे संबंधित कोई मसला है उस पर भी, और ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा से संबंधित है, सुरक्षा और संस्कृति से संबंधित है। इन सभी मुद्दों पर ये संगठन जो है कार्य करता है। नेक्स्ट स्लाइड अगर मैं बात करूं सार्क का उद्देश्य क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। दरअसल दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, मतलब ये है कि जो सार्क है, जो सार्क संगठन बनाया गया है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र हैं और इन राष्ट्रों के भीतर जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में कल्याण और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, उनके शिक्षा से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों को बढ़ावा देना ताकि देश विशेष या उन लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं की वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके। दोस्तों इसमें इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना इसका जो उद्देश्य है। और जो तीसरा उद्देश्य है व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने। गरिमापूर्ण जीवन जीने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि लोगों को बोलने की आजादी हो और अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे रोटी और रहने का आवास होना चाहिए और लोगों को कहीं भी आने जाने का अधिकार होना चाहिए, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता होना चाहिए और किसी भी प्रकार की जो उनकी आम जीवन की जो वस्तुएं हैं उन पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए और अपनी बात रखने का भी अधिकार होना चाहिए। तो आज ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो व्यक्ति की गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। और उनकी जो क्षमताएं हैं, क्षमताओं का तात्पर्य है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित इन सभी चीजों का आकलन करना कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। जिन भी देशों में ऐसी परिस्थितियां निर्मित है जहां ना तो स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना पानी की उचित व्यवस्था है, तो आदि इन सभी समस्याओं का जो संबंधित देश है वो उन पर आकलन करना और वहां पर ऐसे सुविधा प्रदान करना ताकि वहां के लोगों को ऐसी जो असुविधाएं हैं उनसे बाहर निकाला जा सके। दक्षिण एशिया के जो देश है इनके मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य दोस्तों आप औद्योगिक विकास से लगा सकते हैं कि जब वहां के देशों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे तो लोगों में संपन्नता आएगी और लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होंगी। और दूसरी जो हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों, नहीं चौथा नहीं, पांचवा पॉइंट है वो एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना। सीधी सी बात है कि मतलब अगर मान लीजिए सार्क का कोई एक राष्ट्र है किसी विषम परिस्थिति में फंस गया है तो जो सार्क के अन्य सदस्य हैं वो आपस में बैठें और ये तय करें कि इस देश को इससे संबंधित जो समस्या है उससे कैसे बाहर निकालना है। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना, जो अन्य विकासशील देश उनके साथ भी जो सहयोग है उसको बेहतर करना और समान हित के मामलों में अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना। अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ
समान उद्देश्य एवं लक्ष्यों के साथ सहयोग करना। अगर मैं प्रमुख अंगों की बात करूं तो सरकार जैसे है कि राष्ट्रीय सरकार के प्रमुख जो है उनकी बैठक, और जो ये बैठकें होती हैं राष्ट्रीय सरकार के जो प्रमुखों की बैठक होती है, ये वार्षिक आधार पर शिखर सम्मेलन के स्तर पर इनका आयोजन किया जाता है। और विदेश सचिवों की एक स्थायी समिति होती है, और जो स्थायी समिति होती है इसका क्या कार्य होता है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। समिति जो होती है संपूर्ण निगरानी और समन्वय स्थापित करती है और प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है, संसाधनों को संगठित करती है और परियोजनाओं तथा वित्त पोषण को मंजूरी देती है। अर्थात जो वित्त सचिवों की जो स्थायी समिति होती है, इसका जो मेन कार्य होता है, जो सार के सदस्य हैं ये तय करते हैं इन सदस्यों में कि जो प्राथमिकताएं इन सदस्यों की वो क्या है, और जो संसाधन है वो क्या है, उनका आकलन करती है और उन्हें संगठित करती है, और फिर इस संदर्भ में परियोजनाओं का निर्माण करती है और इन परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करती है ताकि इन परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो जाए देश विशेष से संबंधित जो भी परियोजनाएं होंगी। दोस्तों, सार्क और इसका महत्व की अगर मैं बात करूं तो सार्क सदस्य देशों का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 3% है। यानी कि दोस्तों जो सार्क है और सार्क के अंतर्गत जो आने वाले राष्ट्र हैं और जो इनकी आबादी है, जो इनका क्षेत्रफल है, वो वैश्विक पटल पे बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जो इनका क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 3% है और इनकी आबादी जो है वो 21% है। जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया में जो दुनिया के दो बड़े जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं उनमें एक चीन है तो दूसरा भारत है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो संगठन है वो कितना महत्वपूर्ण है, और इस संगठन के अंतर्गत जो आबादी आती है दुनिया की आबादी का लगभग 21% है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों, अगर मैं इकोनॉमी की मैं बात करूं तो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था उसमें भी सार्क देशों की जो हिस्सेदारी है वो महज 3.8% अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सार्क देश है दोस्तों, ये आर्थिक तौर पर इतने विकसित नहीं है, ये विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्र इसके अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जो विकसित राष्ट्र हैं वो आप समझ सकते हैं कि वो यूरोपियन कंट्री और अमेरिका है, जो लैटिन अमेरिकी देश हैं वो आते हैं, ना कि कोई भी अफ्रीकी या दक्षिण एशिया का राष्ट्र है। चाइना है, चाइना डेवलप है लेकिन अब भी वो विकासशील देशों की श्रेणी में ही आता है। तालमेल की अगर हम बात करते हैं तो तालमेल कैसे बनाना है, दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र में से एक है। देखिए जो सार्क है दुनिया की घनी आबादी वाला तो देश है ही, साथ ही यहाँ पे जो कृषि उत्पादन की जो जलवायु है, जो एक कहते हैं एटमॉस्फेयर है या वातावरण है, वो सबसे बेहतर है और यह एक उपजाऊ क्षेत्रों में से दुनिया में एक है सार्क। लेकिन सार्क की जो समस्या है दोस्तों वो ये है कि जो जितना इसके पास संसाधन है उन संसाधनों का, चूंकि जो सार्क के सदस्य राष्ट्र हैं ये या तो विकासशील है या अल्प विकसित है, इतने विकसित नहीं है, तो तकनीकी तौर पर ये काफी पिछड़े हुए हैं। इस कारण ये उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से दोहन नहीं कर पाते हैं। सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन, संस्कृति, राजनीतिक पहलू लगभग समान है, जो उनके कार्यों में तालमेल सहयोग स्थापित करने में लाभदायक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सार्क के मेंबर है इनकी जो भाषाएं हैं, जैसे आप पाकिस्तान को ले लीजिए, भारत को ले लीजिए, नेपाल, जैसा कि नेपाल और भारत का जो संबंध है वो रोटी और बेटी का है। भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान भारत से ही निकला है विभाजन के तौर पर, इसलिए हमारी जो जीवन जीने की जो परंपरा है ऑलमोस्ट समान है, भाषा शैली भी समान है, जो कल्चर है वो भी मिलता जुलता है। आप बांग्लादेश को भी ऐसे ले सकते हैं। तो कुल मिला के जो सार्क है तो यहाँ के जो सदस्य राष्ट्र हैं इनकी जो कल्चरल चाहे मान लीजिए, चाहे खान पान की चीजें मान लीजिए, सभी में समानता है और समान जो समाधान है। इसकी अगर मैं बात करूं तो सार्क के सदस्य देशों में जो समान समस्याएं और मुद्दे विद्यमान है, अर्थात भारत में भी वही समस्याएं हैं और पाकिस्तान में, जैसे भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं और जो आम जीवन की जो मान लीजिए जैसे बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, पेयजल, स्वच्छ पेयजल की और इन जो आधारभूत संरचना है उन सब का जो अभाव भारत में, वही
जो समस्याएं हैं ये सार्क के जो अन्य संस्थापक राष्ट्र हैं या जो बाद में राष्ट्र अफगानिस्तान बना उस उनमें भी यही सारी समस्याएं। आप जैसा कि हाल में देख रहे हैं अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ है। वहां की जो एक चरमपंथी जो संगठन है तालिबान ने वहां की जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी उसको सत्ता से बेदखल कर दिया और उसने वहां पर कब्जा करके और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। दोस्तों अगर मैं बात करूं जो सार्क के मेंबर है इनकी जो समान समस्याएं हैं तो उनमें जैसे गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक और तकनीकी पिछड़ापन, निम्न जीडीपी, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। अतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण और विकास प्रक्रिया में आने वाली जो समस्याओं का समाधान करके वे अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए जो सार्क के मेंबर है अगर किसी देश में कुपोषण से संबंधित समस्याएं हैं या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या कोई ऐसी आंतरिक संघर्ष होता है तो इन सभी राष्ट्रों को एक होकर किसी एक देश में अगर कोई ऐसी समस्या आई है तो उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ना कि उस समस्या में आग में घी डालने का कार्य करना चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान भारत के संदर्भ में करता है और भारत भी पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसा करता है। भारत के लिए अगर मैं सार्क की महत्व की बात करूं तो पहले पड़ोसी की नहीं, चूंकि भारत की जो नीति है वो पहले पड़ोसी की है कि देश के जो समीपवर्ती पड़ोसी हैं उनको प्रमुखता प्रदान की जानी चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि जब भारतीय प्रधानमंत्री 2014 में नियुक्त हुए तब उन्होंने अपने पड़ोसियों की प्रमुखता दी और उनका जो पड़ोसी राष्ट्र है उनकी विजिट की और अपने शपथ में अपने जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनको भी इनवाइट किया था, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, सभी राष्ट्रों के प्रमुखों को। भू रणनीतिक महत्व की अगर मैं बात करूं तो विकास प्रक्रिया एवं आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड कार्यक्रम का विरोध कर सकता है। ये भारत के संदर्भ में है कि चूंकि भारत जो चीन की जो वन बेल्ट एंड वन रोड कार्यक्रम है इसको भारत समर्थन नहीं प्रदान करता। इसका कारण ये है कि भारत का जो आरोप ये है कि चूंकि जो ये वन बेल्ट एंड रोड जो प्रोग्राम है चाइना का, ये भारत का जो पाकिस्तान के कब्जे वाला एरिया है जिसको भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है, वो भारत का है और ये जो रोड कार्यक्रम है वहां से गुजरता है, इसलिए भारत इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता है और भारत इस संगठन का इस्तेमाल करके अपनी बात को और दावे के साथ रख सकता है चीन के सामने इन सार्क के जो मेंबर है इनका समर्थन हासिल करके। अगर क्षेत्रीय स्थिरता की मैं बात करूं तो सार्क इन क्षेत्रों के बीच आपसी विश्वास और शांति स्थापना में सहयोग कर सकता है। वैश्विक नेतृत्व की भूमिका, यह भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारी लेकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शन करने के लिए एक मंच, मतलब ये है कि जो सार्क है, सार्क का जो इस्तेमाल भारत करेगा वो अपनी वैश्विक नेतृत्व की भूमिका के रूप में कर सकता है, क्षेत्रीय स्थिरता के रूप में कर सकता है और भू रणनीतिक दृष्टि से भी कर सकता है। और अगर हम बात करें कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये भारत के लिए गेम चेंजर का काम कर सकती है। वो कैसे? दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण एवं समृद्धि को आगे लाया जा सकता है। सार्क की उपलब्धियां दोस्तों आप देख सकते हैं कि मुक्त व्यापार का क्षेत्र है और जैसे साप्ता साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट ये भी एक उपलब्धि है और मुक्त व्यापार का समझौता, हालांकि जो मुक्त व्यापार का समझौता है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी जैसी जो सेवाएं हैं ये शामिल नहीं है, बल्कि ये वस्तुओं तक ही सीमित है। एक एग्रीमेंट और है जो इसकी उपलब्धि है, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस ये है और दूसरा है सार्क विश्वविद्यालय। भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय, पाकिस्तान में फूड बैंक और एक ऊर्जा भंडार की स्थापना की गई है। चुनौतियों की बात करें दोस्तों तो जो सार्क है, चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे नहीं होते हैं, इस कारण इसकी जो बैठकें हैं वो नियमित तौर पर नहीं होती हैं और इस कारण जो सार्क के सदस्य हैं इनमें समन्वय का अभाव होता है। साप्ता की कुछ सेवाएं हैं तो साप्ता इनका क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं है
और इससे मुक्त व्यापार, समझौता, सूचना प्रौद्योगिकी जैसी जो सेवाएं उनको छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित है। भारत पाक संबंध, इनके दोनों देशों के बीच क्या है, जो संबंध है वो हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं, जिसके कारण ये सार की क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ये लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।